रोगों से मुक्त व्यक्ति ही खुद को बेहतर बनाने में सफल हो पाता है। जी हाँ, इसी विचार के साथ मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के इस खास शो डॉक्टर से पूछो में। आज दिन है शुक्रवार और वक्त हो चला है आपके स्वास्थ्य संबंधी सवालों के जवाब जानने का। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आपके और हमारे फेवरेट एमबीबीएस डॉक्टर एस रंजन जी का। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर एस रंजन का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। नमस्कार। तो चलिए बिना देरी किए हम आपके सवाल पूछते हैं और ये पहला सवाल हमसे पूछा है मनीष भाई ने गुजरात से। सर, पूछिए अपना सवाल। Manish Bhai Nayak from Navsari, age 62 years old. गोल ब्लैडर स्टोन का इलाज बताना। मनीष जी, देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन जो है, स्टोन रुकावट, हमारी नाड़ियों में जो रुकने वाली ऊर्जा है उसको अगर हम स्लो डाउन करते हैं, यानी कि GB44 GB43 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर की छोटी उंगली के बगल वाली उंगली में, उसके नाखून के जड़ पे और उंगली के जड़ पे, वहाँ पर हम लाल रंग लगाते हैं। आपको चित्र दिखाया जा रहा है। GB44 GB43 पॉइंट एक समझ लीजिए आप, नाखून के जड़ पे और उंगली के जड़ पे, यहाँ पे हमें सेडेट करना है, लाल रंग लगाना है। और इसके अलावा GB41 जो एक विंड पॉइंट है, वहाँ पर हम मसाज करेंगे हाथ से। कोल्ड पॉइंट को सेडेट किया जाए, कोल्ड पॉइंट को सेडेट करेंगे, ठहरी हुई ऊर्जा ठहरेगी नहीं, ऊर्जा बहती रहेगी, और जब बहती ऊर्जा होगी तो रुकाव नहीं होगा। और साथ ही साथ हम मानसिक कारण पे काम करें। स्टोन की समस्या हमें इसलिए होती है क्योंकि हमारे मन में ऐसा बिलीफ, ऐसा सोच है कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, रुकावट आ रही है। हमें यह बात समझनी है कि प्रकृति की तरफ से तो हमेशा हमें आगे बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ना होता है। रुकावट की सोच हमारी एक गलत सोच है, नकारात्मक सोच है, इससे हमें ऊपर उठना है। यू कैन हील योर लाइफ की पुस्तक आप पढ़ें, उसमें आपको कई तरह के अफर्मेशंस मिलेंगे। बेसिक अफर्मेशन की शुरुआत होती है खुद को प्यार करने से, मैं खुद को प्यार करता हूँ। और यहाँ पर हो जाएगा अफर्मेशन कि मैं ज़िंदगी में लगातार आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, मैं लगातार आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, अच्छे के लिए हो रहा है। जब हम अपने थॉट प्रोसेस को ठीक कर लेंगे और एक्यूप्रेशर पॉइंट में छोटी उंगली के जड़ पे और नाखून के जड़ पे, यहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट को सेडेट करेंगे, GB43 को 44 को, तो आपका गॉल ब्लैडर जो है वो नॉर्मल होने लग जाएगा। सर, काफ़ी लोगों में ये भय होता है कि पहले तो स्टोन होना ही अपने आप में एक डर लेकर आता है लोगों को, और साथ में वो बोलते हैं कि जब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है कि वो निकलने में दिक्कत देता है या बाकी और कई परेशानियों का कारण बनता है। तो मैं यहाँ आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि जो आपने बात कही ऊर्जा में रुकावट, क्या ये ऊर्जा में रुकावट के मानसिक कारण ही हैं या कोई और खान पान की आदत या व्यवहार इंसान को इस बीमारी के संपर्क में लेकर आता है? देखिए, हेल्थ जो है मल्टीफैक्टोरियल है जी। कई कारण होते हैं। शारीरिक तल पे यानी कि भोजन का कारण है, ऊर्जा का कारण है, मानसिक कारण है। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को भी ठीक करना है, हमें अपने भोजन को भी व्यवस्थित रखना है। जब भूख लगे तब भोजन करना है, जो भूख से ज़्यादा भोजन नहीं करना है। तो सभी कारणों पर, सभी फैक्टर्स पे जब हम ठीक से काम करते हैं तो हीलिंग हो जाती है। जी, यानी कि हीलिंग संभव है। मनीष जी, अगर आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, अपनी सोच में सकारात्मकता लेकर आएंगे और किसी भी तरह की जो रुकावट आपके विचारों में आ रही है, आपको उस पर काम करना होगा। साथ ही सर के बताए गए जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लिख लिया होगा। GB43 और 44 को आपने ध्यान रखना है और अपने आप को ठीक करना है। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं ऋषिकेश चौहान जी, महाराष्ट्र से। सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते, मेरा नाम ऋषिकेश चौहान है। मेरी उम्र 42 इयर्स है। मैं पूना में रहता हूँ। मुझे बचपन से पेट की बीमारी है। घर से बाहर निकलने वक्त मुझे बहुत डर लगता है, कोई काम करने में भी बहुत डर लगता है। ये अगर किसी डॉक्टर से बोलूं
तो उनके पास इसका कोई इलाज तो है नहीं, लेकिन ये तकलीफ मुझे होती ही है। इसकी वजह से मैं कोई काम ढंग से नहीं कर सकता। तो इसका कोई सॉल्यूशन मेरे पास है नहीं। होम्योपैथिक की दवाई लेके थोड़ा बहुत मुझे आराम है, लेकिन हर चीज़ में इस प्रॉब्लम की वजह से मैं परेशानी में हूँ। कोई चीज़ मैं ठीक से ध्यान से नहीं कर पाता। मुझे बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ते हैं छोटे-छोटे कामों के लिए। तो कृपया अगर इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता हो, तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नमस्ते। ऋषिकेश जी, आपकी जो समस्या है वो पेट की समस्या नहीं, आपके वो मन की समस्या है, एंजाइटी की समस्या है। एंजाइटी की प्रॉब्लम पेट पे बस प्रकट हो रही है। अपने आप को रिलैक्स रखना सीखें और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं। रिलैक्सेशन सीखने के लिए योग निद्रा का अभ्यास फ़ायदेमंद है, और प्रकृति के साथ रहना, बेयरफुट वॉकिंग, पेड़ पौधों को हग करना, जितना हम पेड़ को छूते हैं हमारे भीतर प्रकृति के प्राण तत्व तो बढ़ते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट के रूप में PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पर अंदर रिस्ट लाइन से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे आपको चित्र दिखाया जा रहा है। इसको नोट करके फोटो खींच के रख लीजिए। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार दबाएं। रेगुलर जब दबाएंगे आपका रिलैक्सेशन आपके कांस्टेंट लेवल पे रहेगा, एंजाइटी कम होगी, तब जाके आपका ये पेट ठीक होगा। पेट में समस्या दिख रही है लेकिन समस्या आपके मन से आ रही है ना। साथ ही साथ अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ाएं। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए अपना नॉलेज बढ़ाएं, नॉलेज पर ट्रस्ट रखें, और जो थोड़े कॉन्फिडेंट लोग होते हैं उनके साथ थोड़ा समय बिताएं। जैसे हमारी संगति होती है हम वैसे बनने लग जाते हैं। एंजाइटी लेवल को जब हम कंट्रोल करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे, PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करेंगे, योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, तो आपको धीरे धीरे फ़ायदा होना शुरू होगा। सर, जैसा कि आप हमेशा हमारे इस शो में ये बताते हैं कि हर बीमारी का एक साइकोसोमेटिक रीज़न होता है, जी, तो क्या ज़्यादातर लोग बीमारी कम होने पर उसको अपने दिमाग पर हावी कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादा उनके ऊपर असर करती है, या सच में बीमारी ज़्यादा होती है? ये काफ़ी लोगों को भ्रम होता है कि नहीं, मुझे तो बीमारी है, देखिए मैं तो टेस्ट भी करवाए हैं, मैं दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, जैसे कि इन्होंने भी कहा। लोगों को पता नहीं है कि जो बीमारी की जो जड़ है वो मन में है। अगर इन्हें ये बात समझ में आ जाए कि हर चीज़ की शुरुआत मन से होती है, हमारी बीमारी की शुरुआत मन से होती है, तो अगर हम स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमें अपने मन को बेहतर कर बनाना होगा। और मन अगर चंगा होगा, मन अगर फिट होगा, तो हम मेंटली हेल्दी हैं परफेक्टली, तो हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है और तकलीफ हमारी ठीक होने लग जाएगी। तो माइंड को हैप्पी बनाना है, माइंड को रिलैक्स करना है, अपने माइंड लेवल पे कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। पेट की समस्या प्रकट हो रही है लेकिन समस्या पेट में नहीं है, समस्या मन में है। तो जब आप मन पे काम करना सीख लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। सर, क्या ऐसा भी है कि कॉन्फिडेंस की कमी को भी एक तरीके से ये रिफ्लेक्ट करता है? बिल्कुल, इनको नए लोगों से बात करने में झिझक हो रही है, तो ये कॉन्फिडेंस की कमी को ही दर्शाता है। यानी कि जो लोग इंटरव्यू भी देने जाते हैं, उनको जो जिस तरीके की समस्या हाँ, होती है, ये कॉन्फिडेंस की कमी का एक कारण बिल्कुल है। कॉन्फिडेंस की कमी का कारण है। जब वाइवा के समय जब एग्ज़ाम आते हैं तो बहुत लोग बीमार हो जाते हैं, जी। है ना, पेट खराब हो जाते हैं एग्ज़ाम के दिनों में, तो ये कॉन्फिडेंस की कमी है। अपनी एबिलिटी पर भरोसा कम है, अपनी काबिलियत पे। तो काबिलियत पे ध्यान के अभ्यास से आपका ये धीरे धीरे कम हो सकता है। जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं उनके साथ रहना चाहिए हमें, उनसे बात करेंगे तो हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जी हाँ ऋषिकेश जी, अगर आप खुद पर जब बीमारी होने पर इतना परेशान होने पर समय दे सकते हैं, तो क्यों ना हम अपनी सोच को सकारात्मक करें, खुश रहें, अच्छे लोगों की संगत में रहें, तो बीमारी अपने आप आपसे दूर चली जाएगी, और शायद आपको इसके लिए परेशान नहीं रहना पड़ेगा कि मुझे इलाज करवाना है या नहीं करवाना है। आपने सवाल पूछा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं अंशुमन जैन जी, उत्तर प्रदेश से। सर, पूछिए अपना सवाल। नाम अंशुमन जैन, मेरठ उत्तर प्रदेश, उम्र 50 साल। मुझे खराटे बहुत आते हैं, खराटे का कोई इलाज बताइए। अंशुमन जी, खराटे जो आते हैं ना, वो हमारे नेज़ल जो पैसेज है, जो नाक से हम जो श्वास लेते हैं, उस रास्ते में, श्वास के रास्ते में रुकावट की वजह से आती है। जब हम सो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, तो
जो रुकावट पैदा हो जा रही है, रुकावट पैदा ना हो तो हमारी नाक के पैसेज अच्छे से खुले होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय, सरल उपाय है जल नीति। आप जल नीति, योग के अंदर एक क्रिया होती है, गुनगुने पानी के साथ किया जाता है। नाक की एक तरफ से पानी डालते हैं और दूसरी तरफ से पानी निकलता है। कभी एक बार किसी योग शिक्षक से एक बार सीख लें, यूट्यूब से देख कर ना करें, एक बार प्रॉपर सुपरविज़न में आना चाहिए। एक बार आप सीख लेंगे तो आप बाद में आराम से खुद से कर सकते हैं। डेली जल नीति करें। जल नीति करने से हमारे पैसेज जब खुले रहेंगे तो खराटे की आवाज़ नहीं आएगी। इसके अलावा आप अपने नाक में गाय का घी डाल सकते हैं। एक एक बूंद, दो दो बूंद गाय का घी डालने से भी हमारे नाक के पैसेज खुलते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास भी हमारे नाक के नलियों को खुला रखता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करूं मैं तो GB20 गॉल ब्लैडर 20 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है हमारे सिर में पीछे की तरफ से। इस GB20 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अपने दोनों हाथों से आप एक साथ मसाज कर सकते हैं। GB20 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे जब मसाज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर थोड़ा दर्द महसूस होगा, लेकिन जब आप इसको करेंगे, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए, फ़ोटो खींच के रख लीजिए। यहाँ पर दर्द अक्सर मिलता है, तो GB20 पर दर्द मिल रहा है, यानी कि अंदर ब्लॉकेज है नाड़ियों में, और जैसे से आप रेगुलर मसाज करेंगे ब्लॉकेज क्लियर होगा तो आपकी खराटे बंद होंगी। GB20 के अलावा और भी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हम काम कर सकते हैं। LI20 हमारे नाक के आगे, हमारा ये नाक का जो हिस्सा है यहाँ कोने पर एग्जैक्ट, ये LI20 होता है। इसको हम मसाज करें, किसी भी तरह मसाज कर सकते हैं। मसाज करने से वहाँ पे एनर्जी बढ़ती है तो ब्लॉकेज दूर होता है। जी, LI20 एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझ लीजिए, आपको इसका मसाज करना है। जल नीति भी करें और एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज भी करें तो आप, और नाक में घी डालने का प्रयोग, अगर इन सभी को आप करेंगे तो खराटे ठीक हो जाएंगे। सर, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने बताया जल नीति, जो कि गुनगुने पानी से नाक की एक तरह से सिकाई करना है, लेकिन क्या जल नीति करने के लिए कोई उम्र है या बच्चे भी जल नीति कर सकते हैं? अगर छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा भी अगर बातों को समझ सकता है तो कर सकता है। बस उसे पता होना चाहिए कि नाक को टिल्ट करना है, मुंह खोलकर सांस लेनी है, और पानी अपने आप जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। बस हम उसको झुककर थोड़ा सा नाक को पानी जाकर निकलने का मौका दें। तो इसमें उम्र का कोई बात नहीं है, बस बच्चे को समझ में आना चाहिए। छोटे बच्चे भी अगर थोड़े समझदार हों, मतलब जितनी उम्र से उनको समझ में आने लग जाती है, 10 साल 12 साल, उससे अधिक उम्र के बच्चे कर सकते हैं। जी, तो सर आप भी जल नीति कीजिए। ध्यान रखिए कि जल नीति के लिए आपको हल्का गुनगुना पानी ही लेना है। साथ ही जो सर ने बताया कि GB20 पर आपने ध्यान देना है, ये आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट है। शुरुआत में आपको दर्द हो सकता है, लेकिन लगातार इस पर काम करने से आपको आराम मिलेगा। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ें उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जिन भी दर्शकों ने अभी तक हमसे कोई सवाल नहीं पूछा है, लेकिन हाँ उनके पास कोई स्वास्थ्य संबंधी सवाल है, तो वो देर ना करें, बल्कि हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आज ही अपना नाम, अपना स्थान और अपनी समस्या को एक सुंदर स्पष्ट शब्दों में बिना किसी शोर के आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछा है ममता त्रिपाठी जी ने, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। मैम पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम ममता त्रिपाठी है, मैं यूपी प्रतापगढ़ से हूँ सर, रानीगंज गाजीपुर से। मेरी उम्र इस समय 45 साल है। सर मेरा प्रश्न है कि 2004 में जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, उस समय मेरी रिपोर्ट में HIV पॉजिटिव है सर। मैं आज तक समझ नहीं पाई कि मुझे वो कैसे हुआ, इसलिए सर मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे बीमारी कैसे हुई और कहाँ से आई ये मेरे पास। थैंक यू PMC, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल टीम, थैंक यू डिवाइन फैमिली, थैंक यू। ये ममता जी का सवाल थोड़ा अस्पष्ट और थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। ये बस जानना चाहती हैं कि नहीं समस्या कहाँ से आई। HIV जो होती है वो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के दौरान और पार्टनर के माध्यम से आती है। तो अब इन दोनों में से कौन सा कारण है वो तो हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। तो कहीं अगर इन्फेक्शन है तो कहीं ना कहीं से तो आया है ना।
अब कहाँ से आया है उस बात को खोजबीन करने की बजाय जब HIV पॉजिटिव हुआ तो पार्टनर का, हस्बैंड का भी HIV टेस्ट होना चाहिए कि उनको HIV है क्या। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो तो उसके दौरान HIV कभी कभी आ सकता है। वैसे मोस्टली ज़्यादातर जगहों पे तो टेस्ट किया जाता है। तो अब आ गया है तो अब क्या करना है, सवाल ये ऐसा होता तो शायद ज़्यादा अच्छी हो लगती। कहाँ से आया है तो सिर्फ आप कारण जानकर तो अब ज़्यादा कुछ अपने भोजन पे ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य का इन जनरल ध्यान दीजिए कि आपकी हेल्थ अच्छी रही। HIV कितनी बार कई सालों तक वो अपने उसका जो एक्टिव फॉर्म है एड्स उसके रूप में प्रकट नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लाइफ चल जाती है। अगर HIV के जो वायरल काउंट हैं अगर वो बढ़ते हैं, वो हमारी लिम्फोसाइट्स पे, इम्यून सेल्स पे अटैक करने लग जाते हैं, उनके नंबर जब कम हो जाते हैं तब एड्स के रूप में ये बीमारी प्रकट होती है और तब ये खतरे जानलेवा होती है। HIV अगर कंट्रोल में रहे तो भी बहुत बार ये हमारी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती ना। तो इन जनरल आप अपने हेल्थ पे अच्छा काम करें, हेल्थ को प्रायोरिटी दें, मिलेट्स खाएं, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। परिवर्तन, यू कैन हील योर लाइफ, वो आप देखिए, उसमें लुई हे की 15 वीडियोज़ जो हैं उन पर काम करने से आप अपने एटीट्यूड को, सोच को सकारात्मक रखेंगे तो इससे आप अपने आप को बेहतर रख सकते हैं। ममता जी, हमारे PMC हिंदी के YouTube चैनल पर परिवर्तन नाम से एक सीरीज़ है जहां पर यू कैन हील योर लाइफ एक किताब है जिसका एक समरी हमने आपके लिए बनाया है। अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इंसान की सोच उस पर अगर हावी हो जाती है और अगर सोच नकारात्मक हो और वो आप पे हावी हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप कम हो जाता है। ऐसे में जब आपको ज़रूरत है एक बीमारी से लड़ने की, आगे बढ़ने की, तो ज़रूरी है आपका सकारात्मक रहना। इसलिए आपको ये बीमारी कैसे हुई जानने से ज़्यादा बेहतर है कि आप इस समय में खुद को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं नदिया संगतानी महाराष्ट्र से। पूछिए अपना सवाल। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। मैं महाराष्ट्र से नादिया समनानी बात कर रही हूँ। मैं वैसे तो इंडियस फॉलो करती हूँ, जैसे कि न्यू डाइट सिस्टम है, रॉ पे हूँ और एक ही टाइम खाना खाती हूँ, जैसे मिलेट्स वगैरह लेती हूँ रात में। लेकिन बहुत सारे मैंने प्रॉब्लम्स जो क्योर किए हैं और मेडिटेशन भी मैं 1-2 साल से करती हूँ। लेकिन अभी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, मेरी नाक ब्लॉक रहती है और सांस लेने में दिक्कत आती है और नाक में थोड़ा थोड़ा ऐसा झंझनाहट होती रहती है। तो चेकअप से उन्होंने बताया कि थोड़ी नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो सांस लेने में दिक्कत होती रहती है। जैसे भी मैं कुछ प्राणायाम वगैरह करती हूँ तो और बढ़ जाती है, सांस वगैरह खींचना पड़ता है। और आँखों में भी अभी थोड़ा प्रॉब्लम, जैसे कि नंबर बढ़ गया है, उसका प्रॉब्लम है। तो सर प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। और दवाई वगैरह तो लेती नहीं हूं मैं, तो आप मुझे कोई ऐसा बताइए कि प्रेशर पॉइंट कि मैं कर सकूं सर। ओके सर, थैंक यू। आपके केस में एक्यूप्रेशर पॉइंट से ज़्यादा चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आप डाइट पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ध्यान अपना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ध्यान का प्रभाव हमारे चक्रों पर किस तरह से होता है उसको थोड़ा बारीकियों को समझिए। आँखों की जो समस्या होती है वो हमारे लीवर, मणिपुर चक्र के गड़बड़ होने से होती है, और जो नाक की हड्डी टेढ़ी होनी भी है। यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप सिर्फ रिपोर्ट की देखेंगे, जो लोग नॉर्मल हैं, अगर नॉर्मल लोगों का भी अगर टेस्ट कराया जाए तो काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी नाक की हड्डी टेढ़ी मिलेगी। नाक की हड्डी टेढ़ी मिलने का अपने आप में हमेशा वो तकलीफ़ नहीं बनती है। तकलीफ़ यहाँ आपको बन रही है, आपको ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज को दूर करने के लिए आप जल नीति कीजिए और नाक की हड्डी टेढ़ी है उस पर ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए। हाँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम LU7 से LU9 आगे और पीछे मसाज करते हैं। LU7 LU9 हमारे रिस्ट पे आता है, अंगूठे के लाइन में, तो यहाँ पर हम आगे और पीछे मसाज करेंगे
और ये बेसिकली हमारे शरीर में LU7 LU9 का आपको चित्र दिखाया जा रहा है। ये LU9 ह्यूमिडिटी पॉइंट होता है। LU9 के वीकनेस से हमारे शरीर में जो नाक की हड्डी जो टेढ़ी हुई है उसकी समस्या प्रकट हुई है। तो आप इस LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे, रिस्ट पे आगे और पीछे मसाज करना है और जल नीति करना है। जल नीति ब्लॉकेज को दूर करता है। आंखों के नंबर की जो बात करें, आंखों का नंबर, आंखें की समस्या क्यों आती है, मानसिक कारण पे मैं ज़्यादा अभी आपको फोकस करूँगा क्योंकि डाइट पे आप काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारे जीवन में स्वीकार भाव, जब हम स्वीकार नहीं करते हैं, कम करते हैं, तब हमारे आंखों की समस्या होती है। यू कैन हील योर लाइफ पुस्तक आप पढ़िए, परिवर्तन सीरीज हमारा देखिए, आपको ये समझ में आएगा कि आपको अपने जीवन में स्वीकार भाव बढ़ाना है। अफर्मेशन, पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हुए अफर्मेशन करें, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने जीवन को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने जीवन में हर एक लोगों को स्वीकार करती हूँ, मैं हर एक परिस्थिति को स्वीकार करती हूँ। यू कैन हील योर लाइफ आप पढ़ेंगे तो आपको और भी सारे अफर्मेशंस मिल जाएंगे। अपने मन पर काम करें, मन को सकारात्मक रखें तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। डाइट के साथ साथ मन पर काम करना भी जरूरी है, तो अपने आप को आप सकारात्मक बनाएं। सर, आप जब भी डाइट के बारे में बताते हैं तो जहां आप एक तरफ मिलेट्स खाने के लिए कहते हैं, वहीं आप कहते हैं कि रंग बिरंगा भोजन खाना अपने जीवन में ज़रूरी है। तो जिन लोगों की आईज वीक होती हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के आंखों पर भी चश्मा चढ़ा हुआ है, किस तरह का खाना, किस रंग का खाना उनको फोकस करके खाना है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये आंखों के लिए ना हमारे लीवर का हेल्दी रहना जरूरी है जी। और लीवर को हरे रंग से जोड़ा गया है। हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां अगर हम प्रचुर मात्रा में खाते हैं, ढेर सारा, 1-2 कटोरी 3 कटोरी सब्जी खाया करें हरी सब्जियां है ना। हरी सब्जियां जितना हम अधिक खाएंगे उतना अधिक हमारा लीवर हेल्दी रहेगा। लीवर हेल्दी रहेगा तो हमारी आंखें स्वस्थ रहेंगी और मन पे भी काम करना है ना। सब कई एंगल से काम करना है। पढ़ने के लिए जब बच्चों को या किसी को भी जब आता है, अगर हमारी आई का जो फोकल लेंथ है अगर सिर्फ एक ही रेंज में, एक ही डिस्टेंस पे रहता है, तब वहाँ पे वो जड़ हो जाता है, फिक्स हो जाता है। हमारी आंखों में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ाई करते समय तो बीच बीच में थोड़ा दूर की चीज़ों को देखना चाहिए। दूर की चीज़ें और नज़दीक की चीज़ें अगर अल्टरनेट हम देखते रहते हैं तो हमारी आंखों का एक्सरसाइज होता रहता है, हमारी आई लेंस फ्लेक्सिबल रहते हैं और जब आई लेंस फ्लेक्सिबल हो तो आंखों की समस्या नहीं होती है। सन गेजिंग भी यहाँ पर आपको फ़ायदा दे सकता है। सूर्य त्राटक से, सन गेजिंग से बहुत लोगों का चश्मा जो है वो उतर जाता है, तो सन गेजिंग सीखकर आप सन गेजिंग भी कर सकते हैं। सन गेजिंग करना है, आंखों की एक्सरसाइज करते रहना है, हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है और जो नाक की हड्डी आप बड़ी हुई बता रहे हैं उसके लिए आपने जल नीति करनी है। साथ ही प्राणायाम तो आप कर ही रहे हैं और इस तरह से आपको आपकी समस्या से मुक्ति मिल सकती है। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़े। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से वो अपना सवाल PMC हिंदी में पूछ सकते हैं। यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हम यहाँ पर डॉक्टर से पूछो के प्रोग्राम में आपको किसी दवाइयों की बात नहीं करते, दवाइयाँ रिकमेंड नहीं करते हैं। दवाइयाँ आप क्या ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, उसकी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी समस्या अपने शब्दों में बताएं। डॉक्टर ने क्या कहा है वो आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा है सिर्फ उसका महत्व नहीं है, आप क्या फील कर रहे हैं उसका महत्व है। ये हम सेल्फ हीलिंग को प्रमोट करते हैं। आप खुद से अपनी नाड़ियों पे, अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट से, मेडिटेशन के माध्यम से अपने चक्रास पे काम करें, माइंड पर पॉजिटिव माइंड को बनाएं। तो आपको सेल्फ हीलिंग सीखनी है, तो आत्मनिर्भर बनना है। तो अगर आप मेडिकल टर्म्स का यूज करेंगे तो आप आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। मेडिकल टर्म्स चलिए यूज कर लीजिए, क्योंकि हम उसको बोलने में ज़्यादा अभ्यस्त हो गए हैं, लेकिन अपनी समस्या अपने शब्दों में 3 से 5 वाक्य में, ना बहुत लंबा करें और ना बहुत छोटा, एक सेंटेंस में भेजें। 2-3 सेंटेंस, 5 सेंटेंस में आप अपनी समस्या डिस्क्राइब करें। जब इस तरह से आप समस्या पूछेंगे तो हम आपको सबसे अच्छा हेल्प कर पाएंगे। अगर आपका सवाल अधूरा होता है, छोटा होता है, पूरी जानकारी इसमें नहीं होती है, तो उतने ही कारणों का समाधान आपको दिया जा सकता है। अगर आप अपनी पूरी बात कहते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और ये सवाल हमसे पूछा है निर्मला जी ने कर्नाटका से। पूछिए अपना सवाल।
हेलो मैम, मैं मेरे रिलेटिव के बारे में बात करना चाहती हूँ। उनका नाम है गणपति। अराउंड 50+ ईयर्स के हैं, 50 और 55 के बीच में। और वो बैंगलोर में रहते हैं और उनको लिवर इन्फेक्शन हुआ है और लिवर ट्रांसप्लांट करना है बोल के बोल रहे हैं। मैंने अभी उनको मैं उनकी रिलेटिव हूँ। मैंने अभी उनको मेडिटेशन में इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन वो उसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। मैं चाहती हूँ कि मेडिटेशन के थ्रू काउंसलिंग के मेडिटेशन और मास्टर्स के काउंसलिंग के थ्रू उनका हेल्प हो जाए ये बीमारी दूर करने में। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आपकी भावना अच्छी है कि आप हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन बात समझना होगा कि सिर्फ आपके चाहने से ये बात नहीं बनेगी। आप उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने में अगर सफल हो जाते हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि हाँ मेरी हीलिंग आध्यात्मिक तरीके से हो, तो शायद हीलिंग हो सकती है। लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई है तो मतलब मामला बहुत एडवांस हो चुका है, बहुत सीरियस लेवल पे जा चुका है, और यहाँ पे काउंसलिंग से, सिर्फ काउंसलिंग से हो इसकी संभावना थोड़ी कम है। पूरे परिवार को लग के उनका हेल्प करना पड़ेगा। अगर पूरी शिद्दत से करेंगे तो हो सकता है वो लीवर ठीक हो सकता है। लेकिन आप अभी आपने उनको मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा बताया है, बोला है, अभी वो कितनी इंटेंसिटी से कर रहे हैं। कई सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जब बीमारी एडवांस लेवल पे पहुंच जाती है तो चक्रास पे काम करना पड़ेगा, माइंड पे काम करना होगा, भोजन में बदलाव करना होगा। मिलेट्स खाना उनको ज़रूरी है। 5 मिनट्स गेहूँ और चावल उनको टोटली बंद करना है और मिलेट्स खाना है ना। जब ध्यान थोड़ा रेगुलर हो जाता है तो उनको मणिपुर चक्र पे काम करना सिखाना है ना। एक्यूप्रेशर पॉइंट, हमारे पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, उसका मसाज करना है। कई सारी चीज़ें करनी है उनको। आप उनके लिए प्रार्थना करें कि उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो। आपके इंटरेस्ट रखने से, अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो आप फिर फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। आप थोड़ा बहुत सोचेंगे, इससे लीवर ट्रांसप्लांट वाली सिचुएशन में तो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, है ना। उनका इंटरेस्ट वो परिवार में जिनकी बात मानते हैं, जिनकी वो सुनते हैं, जिनको समझते हैं, उनको आप इन्वॉल्व करें, उनको जोड़ें। पूरा परिवार एक साथ ग्रुप मेडिटेशन में बैठे, इसका शेड्यूल तैयार करें कि आधे घंटे के लिए एक साथ जूम पर या व्हाट्सएप पर ध्यान के लिए एक साथ बैठे। रेगुलर मेडिटेशन पहले हो, रेगुलर फिर मेडिटेशन को गहराई करने की बात है। हार्ट कोहेरेंस, हार्ट चक्रा पे काम करना सीखना होगा। माइंड टू मैटर एक फेमस बुक है, माइंड टू मैटर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हार्ट कोहेरेंस की विधि आती है हार्ट चक्रा को पे काम करने के लिए। हार्ट चक्रा हेल्दी हो, मणिपुर चक्र हेल्दी हो, तब जाकर बात बनेगी। तो चलिए आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, देखिए कि आपकी कोशिश कितनी सफल होती है। सर, ये एक ऐसा समय होता है जब परिवार वाले अपने किसी एक परिवारजन को सही करने के लिए अपना जी तोड़ मेहनत करना चाहते हैं। जैसे कि मैम ने भी कहा कि वो उन्हें चाहते हैं कि ध्यान के माध्यम से उनको ठीक कर सके, पर क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्या हम उनको ऐसी कोई म्यूजिक थेरेपी या कोई म्यूजिक टाइप बता सकते हैं कि जो वो बैठे भी रहें, अगर वो सोच रहे हैं जो कि नकारात्मक सोच हो रही है, उसको कम कर सके? ये लीवर के लिए राग गुजरी तोड़ी होता है जी। गुजरी तोड़ी राग को अगर सुनेंगे तो वो लीवर की हीलिंग में हेल्प करता है। पहले अगर नहीं मेडिटेशन में है तो कम से कम म्यूजिक को सुनने के लिए लगाएं। लेकिन चूंकि बीमारी एडवांस लेवल पे पहुंची हुई है तो अब इसमें कितना उनके पास समय है, कितना वो इसको पोस्टपोन कर सकते हैं ट्रांसप्लांट की सिचुएशन को। अगर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत आ गई है और फिर अगर कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर ये लीथल जानलेवा हो सकता है ना। चलिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए, राग गुजरी तोड़ी सुनवाइए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो ध्यान में आए। म्यूजिक सुनने की आदत जब लग जाती है तो म्यूजिक सुन रहे हैं तो आंख बंद करके उस म्यूजिक को सुनेंगे, तब वो मणिपुर चक्र को हीलिंग कर पाएगा। आंख बंद करके म्यूजिक थेरेपी ज़्यादा पावरफुल होती है। जब तक आंख बंद करने के लिए सब्जेक्ट रेडी नहीं होता तो चलिए किसी तरह से म्यूजिक को सुनाइए। मामला नाजुक है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो निर्मला जी, सबसे पहले आपको बहुत ही संयम बरतना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसा कि सर ने कहा कि अगर ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई है तो आप
बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर उसको डिले नहीं करवाइए। पर हाँ, जिस तरह से आपने उनके सामने अगर ध्यान को इंट्रोड्यूस कर दिया है, एक बार आपने ध्यान के फ़ायदे बता दिए हैं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद क्या पता वो वापस से ध्यान की इम्पोर्टेंस को समझ जाएँ, म्यूज़िक थेरेपी की इम्पोर्टेंस को समझ जाएँ और अपने आप के ऊपर काम कर सकें। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछा है मनीषा जी ने मध्य प्रदेश से। पूछिए अपना सवाल। सर मेरा नाम मनीषा है। मेरी एज 35 है और मैं ग्वालियर से हूँ। मेरा 6 साल का बेटा है, उसके पेट में दर्द होता है और वॉमिटिंग उसको होती रहती थी। एक बार मैंने डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट कराया, तो डॉक्टर ने उसको ग्लूटेन की परेशानी बताई कि इसको ग्लूटेन की प्रॉब्लम है, इसको गेहूँ, रवा, सूजी, मैदा, बाहर की सब चीज़ें बंद कर दी जाए, इसको सिर्फ ज्वार, बाजरा, मक्का इसकी रोटी खिलाई जाए, गेहूँ की रोटी नहीं दी जाए। फिर इसका टेस्ट कुछ 6 महीने तक इसका ट्रीटमेंट चला, तो उससे इसको फ़ायदा हुआ। लेकिन अब 1 साल बाद उसको फिर वही परेशानी हो रही है, पेट में दर्द, पेट में दर्द, पेट में दर्द। सर इसका सॉल्यूशन बताएं मुझे प्लीज़। आपने ग्लूटेन बंद किया था तो ग्लूटेन दोबारा तो चालू नहीं कर दिया आपने। जिसको ग्लूटेन की समस्या होती है उनको लाइफ लॉन्ग के लिए फिर परहेज करना पड़ता है ना। परहेज बनाए रखें, परहेज को जारी रखना है। और ज्वार, बाजरा, रागी आपने प्रयोग किया है तो यहाँ पर एक और लेवल आगे बढ़ सकते हैं, 5 मिलेट्स। डॉक्टर खादर वली की आप वीडियो देखिएगा। ज्वार, बाजरा, रागी ये सभी भी मिलेट्स हैं, लेकिन इनमें भी 5 मिलेट्स जो हैं, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल, कोदो, लिटिल, ये सबसे अच्छे मिलेट्स हैं और इनके कॉम्बो पैक अमेजन पे मिल जाते हैं। आप इनका सेवन करना शुरू करेंगे तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। जो फ़ायदा आपको ज्वार, बाजरा से मिल रहा था उससे भी ज़्यादा फ़ायदा आपको इन मिलेट से मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा आपको और ये भी जानना है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो काफ़ी, बच्चों की ऊर्जा पेरेंट्स की ऊर्जा से जुड़ी होती है। तो बच्चों के इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपको स्वयं पे भी इम्प्रूवमेंट लाना होगा। दोनों पेरेंट्स को अपने पे काम करना होगा। मेडिटेशन को अपनाएं, मेडिटेशन को ठीक से करें और मेडिटेशन को करते हुए अपनी मणिपुर चक्र को अच्छा बनाएं। जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो मणिपुर चक्र से संचालित होता है। तो आपको, दोनों पेरेंट्स को अपना मणिपुर चक्र बेहतर करना है। और एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं। बच्चे के पैर के तलवे में 1/3 जो सेंट्रल हिस्सा है और हथेली में जो सेंट्रल हिस्सा है, इसका चारों, दोनों हथेली और दोनों पाम, दोनों तलवे, इन चारों का मसाज सेंटर एरिया में करना है। तो इससे जो है नाभि जो है वो सेंटर में रहती है और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्यूप्रेशर होता रहता है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट और PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये 2 नाड़ी के एक्यूप्रेशर पॉइंट आते हैं। SP4 पैर में है, लोकेशन आपको दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। इन दोनों पैरों में इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए मसाज करें, दिन में 3 बार के लिए। और मसाज करने के बाद वहाँ पे आपको हल्दी लगानी है। हल्दी जो है वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे जब हल्दी लगाएंगे तो वो पॉइंट की ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी। SP4 के साथ साथ आप हाथ में PC4 भी कर सकते हैं। SP4 पैर का पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे उस पर ज़्यादा टाइम देना है। हमारे हाथ में, एल्बो में, जहाँ हमारे 4 आर्म का जो सेंटर होता है, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रखिए। इस PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज कीजिए दोनों हाथों में। बच्चे को सिखा दीजिए, बच्चा भी थोड़ा बहुत कर सकता है अपने, बाकी ज़्यादा तो पेरेंट्स को करना पड़ेगा। तो आप एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करेंगे, 5 मिनट्स लेंगे और ध्यान के माध्यम से मणिपुर चक्र को ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा बच्चा। सर, ये जो नाभि की समस्या है ज़्यादातर लोगों को होती है और कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और पेट दर्द के लिए वो जगह जगह जाकर डॉक्टरों से उपचार मांगते हैं और बोलते हैं कि हमें दवाई दे दीजिए ताकि हमारा पेट का दर्द ठीक हो जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये नाभि का अपनी जगह से हट जाना किन कारणों से होता है? ये हमारे शरीर में पृथ्वी प्राण अगर असंतुलित हो जाए तो होता है। हमारे जीवन में यह सोच कि मेरी ज़िंदगी ठीक नहीं है, मेरी जीवन संतुलित नहीं है, उस कारण से होता है। भगवत गीता का सार हमेशा हमें अपने दिमाग में बैठा के रखना चाहिए। जीवन में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। जब हमें ज़िंदगी पर भरोसा हो, डिवाइन पावर पे, लाइफ के इन जनरल पावर पे भरोसा हो, लाइफ में जो होगा वो मेरे कहीं ना कहीं मेरे भले के लिए होगा। अगर जीवन में कुछ रुकावट भी आती है, परेशानी भी आती है, तो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। तो जब हम भरोसा रखते हैं
पॉजिटिव सोच रखते हैं, हमारे शरीर में पृथ्वी प्राण का संतुलित रहता है, तो नाभि जो है अपनी जगह पर रहती है। काम करना है अपने ऊपर, बच्चे पर सिर्फ बच्चे पर काम नहीं करना है, अपने ऊपर भी काम करना है। जी हाँ, आपको आप हस्बैंड वाइफ को भी अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर आने हैं, जिस बदलाव को देखकर बच्चे में बदलाव आना बहुत ही संभव है। साथ ही आपने ध्यान रखना है कि आप 5 मिनट्स जो सर ने बताए हैं वो बच्चे को दें, साथ ही SP4 और PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का ध्यान रखें। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको सर की दी हुई एडवाइस से कोई फ़ायदा होता है तो आप हमें अपना एक वीडियो या ऑडियो ज़रूर रिकॉर्ड करके दें। जी हाँ दर्शकों, हमारे डॉक्टर से पूछो कि इस सीरीज़ में जब हम आपसे आपके सवालों के जवाब आपको देते हैं, अगर आपको उससे किसी भी तरह का कोई फ़ायदा हुआ है तो आप अपनी उस खुशी को हमसे व्यक्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिखा रहे हमारे नंबर पर आप अपना एक ऑडियो या एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप दिल्ली या NCR में रह रहे हैं तो आप हमारे ऑफिस में आकर भी अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछा है निकुंज मित्तल जी ने पंजाब से। सर पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम निकुंज मित्तल है, मैं बरनाला पंजाब से हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। सर मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, मेरे पापा के बाल भी झड़ते थे। मुझे 2016 में डेंगू हुआ था। उसके बाद से मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया, काफ़ी जेल्स वगैरह लगाई, काफ़ी मेडिसिन ली, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, और जो माथे के साइड पे मुझे बाल्डनेस आ चुकी है। तो प्लीज़ इसके लिए कोई उपाय बताइए। निकुंज, आपको अपने सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है कि पिताजी को तकलीफ थी तो मुझे भी होगी। ये सोच डिफेक्टिव कंसेप्ट है मेडिकल में। जेनेटिक्स से ज़्यादा पावरफुल इपिजेनेटिक्स होता है, हमारा माइंड, हमारा इन्वायरमेंट। इपिजेनेटिक्स के कंसेप्ट को थोड़ा समझिए। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ एक पुस्तक है, इसमें डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने इस कंसेप्ट को बहुत पॉपुलराइज किया है कि जेनेटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी सोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप अपनी जनरल हेल्थ लेवल को पहले आपको इम्प्रूव करना है। आपको बीमारी हुई थी और बीमारी के बाद आपकी समस्या जो है वो आपको परेशान करने लग गई, तो आपको जो भीतर का इंटरनल एनर्जी रिजर्व है उसको बढ़ाना है, इन ओवरऑल इम्यूनिटी को बेहतर करना है, अपने स्वाधिष्ठान चक्र को, मणिपुर चक्र को बेहतर करना है, किडनी को अच्छा करना है। इस तरह से जनरली और बहुत जगह पे नहीं बोला जाता है, इसलिए हम दवा खाते रहते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता है। और दवाओं से ज़्यादा तो हमें अपनी ऊर्जा पे काम करना सीखना है। दवाएं से हमारी ऊर्जा ठीक नहीं होती है। भोजन में आप राजमे का प्रयोग करें, किडनी बीन से हमारा किडनी अच्छा होता है। जो बालों का कनेक्शन हमारी किडनी से है, आयुर्वेद में बालों को अस्थि मल कहा गया है। अस्थि का मेटाबोलाइज्ड प्रोडक्ट बोन यानी कि किडनी, स्वाधिष्ठान चक्र। तो अपने ध्यान में स्वाधिष्ठान चक्र को बेहतर बनाने की फिक्र करें। स्वाधिष्ठान चक्र का म्यूजिक राग यमन के साथ ध्यान में बैठिए। ध्यान के अंत में स्वाधिष्ठान चक्र पर अटेंशन रखें और भाव करें कि मेरा स्वाधिष्ठान चक्र हेल्दी हो। स्वाधिष्ठान चक्र को हेल्दी करने के साथ साथ हमें अपनी किडनी की नाड़ियों को बेहतर करना है। किडनी की नाड़ी को बेहतर करने में हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट आएंगे वो K1 और SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट आएगा। पैर के तलवे में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसको मसाज करें। K1 पे दर्द मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो भी आपको K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। पैर के तलवे के सेंटर में है, चित्र दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रख लीजिए और इसको दोनों पैर में या जिस पैर में दर्द मिले उस पैर में एक पैर में दबाएं। K1 के साथ SP6 स्प्लीन 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है, जो हमारे एंकल के 4 अंगुल ऊपर होता है। दोनों पैर में से SP6 को दबाएंगे। SP6 पे भी अक्सर दर्द मिलता है। SP6 से भी हमारी किडनी मजबूत होगी और हमारी कलाई, हमारे आर्म पे, एल्बो पे LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कोहनी पर होता है, अंगूठे की लाइन में अंदर की तरफ, जहाँ पर हमारा हाथ मोड़ते हैं तो आगे वाले हिस्से पर ये LU5 आता है। दोनों हाथों में LU5 पर दबाएं। LU5 पर भी अक्सर दर्द मिलता है। आपको बालों की समस्या है, किडनी की समस्या है, आप किडनी का टेस्ट कराएंगे तो नॉर्मल ही रिपोर्ट आएगा, लेकिन यहाँ एनर्जी लेवल पे की चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एनर्जी लेवल पे किडनी की एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब हुई है।
तो इन 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट से हम किडनी की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। और भोजन में आप राजमा लें, मिलेट्स लें और अपने जीवन से तनाव को कम करें। बालों के झड़ने में तनाव एक बहुत बड़ा कारण है। जो भी आप प्रोफेशन में हैं, करियर में हैं, उसमें कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा काम करें तो आगे बढ़ेंगे। तनाव लेते हैं तो तनाव से बाल झड़ते हैं। तो तनाव को कम करने के लिए ध्यान से मिलती जुलती एक पद्धति है योग निद्रा। योग निद्रा में हम लेट के शरीर के एक एक बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते हैं। यूट्यूब पे मेरी आवाज़ में 18 मिनट की योग निद्रा है। कई सारे योग गुरुओं की योग निद्रा यूट्यूब पे उपलब्ध है। योग निद्रा का अभ्यास करके आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। स्ट्रेस को कम करेंगे, किडनी पर काम करेंगे, स्वादिष्ठान चक्र पे काम करेंगे, K1, SP6, LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करेंगे तो आपको धीरे धीरे फायदा होगा। और मेरे पिताजी को है इस कंसेप्ट से बाहर आ जाइए। ये आउटडेटेड कंसेप्ट है जेनेटिक्स का कंसेप्ट। इपीजेनेटिक्स इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपको फायदा होगा अगर आप करेंगे तो। कुछ समस्याओं को लेकर लोगों का अपना एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि जैसा हमने सुना है, बिना उस पर एक्सपेरिमेंट किए ये जाने कि वो कितना सच है कितना नहीं, हाँ, इस पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हमारी हैं। सोसाइटी में ना इग्नोरेंस बहुत कॉमन है, जी। जानकारी का अभाव। और डॉक्टरों में भी जानकारी का अभाव बहुत बार मिल जाता है। अभी इपीजेनेटिक्स का जो कंसेप्ट है, इसको धरती पर आए हुए 30-40 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता है हेरिडिटी डिजीज को बोलते हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, उनके लेक्चर को सुने, उनकी बुक्स को पढ़ें, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जो हैं वो स्टेम सेल के रिसर्चर थे, सेल बायोलॉजिस्ट थे और मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी थे। जब उनको ये बात पता चली कि जीन तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उस बात को बताने के लिए वो सबको बता रहे हैं, लेकिन उनको अपोजिशन मिल रहा है मेडिकल कम्युनिटी से, तो उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया मेडिकल कम्युनिटी से, अपने प्रोफेसर के पद से। लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए अल्टरनेटिव माध्यम में वो ज़्यादा काम करते हैं। जेनेटिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एपिजेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट को समझिए, इस पे लेक्चर आप देखिए। अगर आप इंग्लिश समझ सकते हैं, देख सकते हैं तो। नहीं जानते हैं, नहीं इंग्लिश हो पाए तो सिर्फ इन जनरल समझिए कि माइंड को ठीक करना है। माइंड ठीक हो गया तो जीन कुछ मैटर नहीं करता। तो निकुंज जी, क्योंकि आपकी उम्र 23 वर्ष है, आप अगर एक बार कोशिश करेंगे तो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ को आप समझने की कोशिश कीजिए। बाद में आप ये SP6 और जो सर ने बताया K1, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को याद रखिए और समय समय पर जब भी आपको जैसे समय मिलता है आप इसके ऊपर काम कीजिए। आपकी समस्या जल्द ही ठीक हो जाएगी। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछा है पूनम जी ने पंजाब से। मैम पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम पूनम है। मैं कुराली डिस्ट्रिक्ट मोहाली पंजाब से हूँ। मेरी एज 38 साल है। मैं डॉक्टर S राजन जी से बात पूछना चाहती हूँ कि मेरा सिर बहुत भारी रहता है और मेरे शरीर, हाथों और पैरों से गर्म सेक निकलता है। पैरों का गर्म रहना या लिम्स का गर्म रहना, तो ये तो इन जनरल अच्छी बात मानी जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है। सिर भारी रहता है, उसके लिए आपको जल नीति करना चाहिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। और सिर भारी रहने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट PC6 पर काम करना चाहिए। PC6 जो अभी हमने एंजाइटी के लिए देखा था, हमारी कलाई पर रिस्ट लाइन से 3 अंगुल अंदर और सेंटर में, चौड़ाई से सेंटर में होता है। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, चित्र को समझ लीजिए। इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों हाथों से बारी बारी से 2-2 मिनट के लिए मसाज करें। दिन में 3 बार मसाज करना है। जब PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे तो इससे आपका थोड़ा सिर के रीजन में ऊर्जा जो है वो थोड़ी संतुलित होगी। साथ ही साथ थोड़ा योग निद्रा का अभ्यास भी आपको फायदा कर सकता है। और प्रकृति में जाना, पेड़ पौधों के पास जाया करें, पेड़ पौधों के साथ उनको छूते हुए, पेड़ पौधों को हग करते हुए आप थोड़ा समय बिताया करें, तो ये जो सिर की जो समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। सर, काफ़ी लोग सर में दर्द होने की समस्या से ग्रसित हैं। क्या सभी तरह का सर दर्द कॉमन तरीके से लेना चाहिए, या जिस तरीके से आपने बताया कि प्रकृति के साथ समय बिताएं, तो हर सर दर्द का एक इलाज हम ये मानकर चलें कि प्रकृति के साथ समय हर किसी को बिताना चाहिए? प्रकृति में तो हर एक बीमारी का इलाज है जी। अगर हम प्रकृति के नियमों को समझ लें, प्रकृति की बातों को माने, प्रकृति से जुड़ें, तब तो हर एक बीमारी ठीक होती है। बस यही कि प्रकृति से किस तरह से जुड़ना है। प्रकृति में 2 चीज़ें हैं, जैसे 3 हैं लेकिन 2 ज़्यादा दिख जाती हैं, पृथ्वी और सूरज। जी। तो सूरज के सामने जाते हैं तो सूरज की रोशनी से हम लेते हैं। तो
मेडिकल में बोलते हैं विटामिन डी, लोग मेडिकल से जानते हैं कि विटामिन डी मिलेगा। सिर्फ विटामिन डी की बात नहीं है, सूरज से सूरज की ऊर्जा सूर्य प्राण मिलता है, और पृथ्वी से हम पृथ्वी प्राण लेते हैं। हमें सूर्य प्राण पृथ्वी प्राण डायरेक्ट लेना नहीं आता, इसलिए हम भोजन करते हैं। भोजन क्या है? भोजन और कुछ नहीं करता, सूरज की एनर्जी को स्टोर कर लिया है, पृथ्वी की एनर्जी को स्टोर कर लिया है, और हम फिर डायरेक्ट ले रहे हैं। तो हम डायरेक्ट भी तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं। तो समय बिताएंगे प्रकृति के साथ, तो सिर दर्द की क्या की समस्या है? नहीं, सारी समस्या प्रकृति में जाने से ठीक हो सकती है। लेकिन कैसे जाना है, किस प्रकार से प्राण ऊर्जा को लेना है, ये सब सीखने की ज़रूरत है। कई बार इन टॉपिक्स पे डॉक्टर से पूछो में हम काफ़ी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अभी सिर दर्द के इस केस में बेयर फुट वॉकिंग 15 मिनट के लिए मिट्टी पे या घास पे पैदल चलना, या नहीं चल सकते हैं, समय नहीं है, तो बस घास पर पैर रखकर बैठना, ये आपको फ़ायदा देगा। सर, जैसा कि आपने कहा कि सूर्य जो है, सूरज की रोशनी मनुष्य के लिए बहुत फायदेमंद है। आजकल देखने को मिल रहा है कि काफ़ी लोग विटामिन डी की कमी से ग्रसित हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या अपना सुझाव देना चाहेंगे? विटामिन डी अगर हम सनलाइट में 15-20 मिनट आधे घंटे रहते हैं, और थोड़े से कम कपड़े पहनते हुए, हाफ स्लीव हो, हाफ पैंट हो, ताकि स्किन पे थोड़ी कपड़े लगें, तो सन की लाइट से विटामिन डी हमारे शरीर में बनने लग जाता है। इंटरेस्टिंग बात है कि विटामिन डी का जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारे कैल्शियम से जुड़ा हुआ है, हमारी किडनी से जुड़ा हुआ है। तो अगर हमारी किडनी अच्छी काम कर रही है, कैल्शियम अगर हमारे लेवल में ठीक ठाक है, तो विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो पाएगा। तो विटामिन डी को आइसोलेटेड नहीं देखना है, हमें अपने स्वादिष्ठान चक्र को अच्छा रखना है, हमारी किडनी को अच्छा रखना है। तो जब इस तरह से हम देखेंगे तो विटामिन डी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। थोड़ा हमें सूरज के प्रकाश में जाना चाहिए, सूर्य प्रकाश में बैठना चाहिए। सिर्फ बैठने मात्र से हमारे शरीर में विटामिन डी बनने लग जाता है। वैसे विटामिन डी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सूर्य प्राण का है, सूर्य की ऊर्जा। पूनम जी, आपने हमसे अपना सवाल पूछा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दें, आप बाहर निकले, प्रकृति से जुड़े, सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर पर लगने दें, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जिन भी दर्शकों ने अभी तक हमसे अपना सवाल नहीं पूछा है, जाते जाते मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं, और भेजने की प्रक्रिया बेहद सरल है। हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है अपना एक ऑडियो, जिसमें आप बताएंगे अपना नाम, अपनी उम्र, आप कहाँ से हैं और आपको क्या समस्या है। समस्या को आप बहुत ही अच्छे ढंग से, स्पष्ट रूप से बताएंगे। कोशिश कीजिए जब आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, आसपास का वातावरण शांत हो, किसी तरह का कोई शोर ना हो, आपका टीवी ना चल रहा हो, ताकि हम आपके सवाल को बेहतर तरीके से समझ सकें। डॉक्टर से पूछो कि इस श्रृंखला में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह में हम और भी दर्शकों के सवाल लेकर आपके सामने आएंगे। सर, हमारे सभी दर्शकों के इतने सही और सरल उपाय, आपने जो स्वास्थ्य संबंधित उपाय बताए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने, किसी भी समस्या का एकमात्र समाधान ये होता है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, खुश रहिए, क्योंकि खुश रहने के हमारे पास बहुत सारे मौके हैं। आपका खुश रहना आपके अच्छे स्वास्थ्य का गारंटी बन सकता है। आप अपने सवाल हमसे पूछते रहिए। डॉक्टर से पूछो में हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकें। अभी दीजिए मुझे इजाज़त और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।